अब शो करेगा, देखिए चेक करिए। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो परिचय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, इतिहास क्या है सब लोग जानते हो कि अतीत की घटनाओं का जो विश्लेषण या तथ्यात्मक रूप से जो जानकारी हम लोगों को मिलती है, उसी को हम लोग इतिहास कहते हैं। यानी कि वो सभी घटनाएं जो हमारे अतीत में घटित हुई और उन सभी घटित घटनाओं के बारे में जो विवरण प्राप्त हुए या जो साक्ष्य प्राप्त हुए, उन सभी चीजों के आधार पर हम लोग जो है क्या करते हैं, अपने इतिहास की पुष्टि करते हैं। यहाँ पे हम लोग जो इंट्रोडक्शन, जो परिचय की बात करने जा रहे हैं, तो ऐतिहासिक क्या है। सबसे पहले हमने यहाँ एक चीज लिखी कि प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत या ऐतिहासिक स्रोत। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ऐतिहासिक स्रोत हैं, जो हमारे पास ऐतिहासिक स्रोत हैं, तो हम लोग कह सकते हैं ऐतिहासिक स्रोत वे साधन हैं, ऐतिहासिक स्रोत वे साधन हैं जिनके माध्यम से, जिनके माध्यम से अतीत के बारे में जानकारी दी जाती है, जिनके माध्यम से अतीत के बारे में जानकारी दी जाती है। ठीक है, जानकारी दी जाती है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो स्रोत हैं, यानी कि हम लोग ये चीज लिख सकते हैं इसमें कि ये स्रोत हमें इतिहास की, इतिहास की सभी जानकारियों, सभी जानकारियों या विवादों को, सभी जानकारियों को, या फिर हम लोग कह सकते हैं जितने भी विवाद हुए, जो गुत्थी बनी हुई है विवादों को लेकर के, उसको सुलझाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो विवादों को सुलझाने में, विवादों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है ना। इतिहास में उन सभी चीजों को, उन सभी विवादों को सुलझाने में ये सोर्स हम लोगों को काफी सहायता प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, अब यहाँ बात ये आती है कि जो इतिहास है, जो प्राचीन भारतीय इतिहास है अपना, जो एंशियंट हिस्ट्री है, इसका जो अध्ययन करते हैं हम लोग, जब इसको पढ़ते हैं, तो इसका अध्ययन जो है, या इसको जो पढ़ना जो है, या इसको जो समझना जो है, यानी कि उत्पत्ति, विकास और स्थान, इन सब के बारे में हम लोगों को एक सटीक नजरिया प्रोवाइड करता है। जहां हमारे देश में जो प्रारंभिक संस्कृतियां विकसित हुई, अलग अलग समूह विकसित हुए, जैसे कि प्री आर्यंस, इंडो आर्यंस, यूनानी, सिथियन, हूण, तुर्क, और भी बाकी लोग भी थे। तो उन सब ने भारत को अपना घर बनाया, और प्रत्येक ने देखोगे, प्रत्येक समूह ने देखोगे, तो भारतीय संस्कृति की जो समृद्धि थी और जो पर्याप्त हमारे देश की जो विशालता थी, उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सभी ने अपना अपना योगदान दिया। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्राचीन, यहां लिख सकते हो आप लोग, प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन, प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन, ये सभी बातें नोट डाउन करते चलिएगा, पहले ही बता के चल रहा हूं मैं आप लोगों को। तो अध्ययन उन उत्पत्ति, उत्पत्ति
विकास और और स्थानों के बारे में स्थानों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जहां हमारे देश में जहां हमारे देश में जहां हमारे देश में प्रारंभिक संस्कृतियां विकसित हुई, प्रारंभिक संस्कृतियां विकसित हुई तथा बहुत से समूह भी विकसित हुए, समूह भी विकसित हुए, जैसे जैसे प्रियार्यन, प्रियार्यन या हम लोग कह सकते हैं इंडो आर्यन, इंडो आर्यन, यूनानी, यूनानी, सिथियन, सिथियन, और हम लोग कह सकते हैं कि हूण, हूण, तुर्क तथा अन्य समूह भी विकसित हुए, अन्य समूह भी विकसित हुए, अन्य समूह भी विकसित हुए, जिन्होंने जिन्होंने भारत को अपना घर बनाया, जिन्होंने भारत को अपना घर बनाया, अपना घर बनाया, और और प्रत्येक ने भारतीय संस्कृति की प्रत्येक ने भारतीय संस्कृति की वृद्धि, समृद्धि और भारत की समृद्धि और पर्याप्त और पर्याप्त विशालता पर्याप्त विशालता में अपना अपना योगदान दिया, अपना अपना योगदान दिया। ठीक है, यहां तक सबका क्लियर? यहां तक सभी लोगों का क्लियर है? यहां तक कोई किसी को डाउट हो तो बताइए। यहां तक सभी लोगों का क्लियर है ना? चलिए आगे, यहां इसके बाद टॉपिक डालिए आप लोग जो है कि ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत
ऐतिहासिक स्रोत। तो आप लोग जानते हो कि जो ऐतिहासिक स्रोत हैं वो हमें कहीं ना कहीं हमारे इतिहास को या हमारे भारत के भौगोलिक परिप्रेक्ष्य को देखा जाए, और इसमें भी ऐतिहासिक स्रोतों में हम लोग कह सकते हैं कि जो भारत की परंपराएं रही या जो आर्थिक संबंध रहे, जो आर्थिक परिस्थितियां रही, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, यहाँ तक कि हम राजनीतिक परिस्थितियों की भी बात यहाँ कर सकते हैं। तो उन सभी चीजों को लेकर के जो ऐतिहासिक स्रोत थे काफी हद तक महत्वपूर्ण थे। तो हम लोग कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक स्रोत हैं। भारतीय इतिहास के भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक स्रोतों में भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक स्रोतों में भौतिक वस्तुएं, भौतिक वस्तुएं, संसाधन, जो सोर्सेज हैं, संसाधन, और स्थान, जो स्थल थे। तो हम लोग कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक स्रोतों में भौतिक वस्तुएं, संसाधन और स्थान या स्थानों की एक विशाल श्रृंखला, एक बहुत बड़ी श्रृंखला या एक विशाल श्रृंखला शामिल है, जो हमें इतिहास की, जो हमें ऐसे कर सकते हैं, प्राचीन इतिहास की सभ्यता सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता, संस्कृति और परंपरा और परंपरा, इन सब से परिचित कराती है, परिचित कराती है। ठीक है ना? तो ऐतिहासिक स्रोत में ये सब चीजें हम लोगों को क्या करती हैं, हमारे जो प्राचीन इतिहास की सभ्यता रही, संस्कृति रही, यहाँ तक कि जो परंपरा, तो उन सभी मुद्दों से, उन सभी वाक्तव्यों से हम लोगों को ये रूबरू कराती है, परिचित कराती है। वहीं ये सब स्रोत जो थे हमारे पास में, ऐतिहासिक स्रोत, तो इन सब स्रोतों से हम लोगों को क्या पता चला? तो ये स्रोत जो है, लिख सकते हो पॉइंट बना के कि ये स्रोत अतीत के अतीत के चिन्ह के रूप में प्रकट होते हैं, अतीत के चिन्ह के रूप में प्रकट होते हैं, प्रकट होते हैं। जैसे जैसे कब्र, कब्र, भवन, भवन या भवनों के अवशेष, भवनों के अवशेष, शिलालेख, शिलालेख, धर्मनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष साहित्य,
तथा धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य, ठीक है, धार्मिक साहित्य और यात्रियों के वृतांत, यात्रियों के वृतांत, हम लोग सिक्के भी ले सकते हैं इसमें, सिक्के, स्मारक, मॉन्यूमेंट जिसे हम लोग कहते हैं, महल, महल कह सकते हैं, किले, किले कह सकते हैं, या जो ऐतिहासिक पत्र थे, ऐतिहासिक पत्र, ठीक है ना। तो कई रूपों में या इतिहास जो स्रोत है अतीत के चिन्ह के रूप में प्रकट होते हैं, ठीक है, इत्यादि कर सकते हैं। यानी कि प्रत्येक कलाकृति को देखोगे इनमें से कोई भी चिन्ह हो, इनमें से भवन हो, कब्र हो, शिलालेख हो, या आपके धर्मेतर साहित्य, धार्मिक साहित्य, यात्रियों के वृत्तांत, सिक्के, स्मारक, महल, किले, कुछ भी, यानी कि ये सभी की सभी जो कलाकृतियां हैं ये बीते युग की कहानी के पुनर्निर्माण में एक मूल्यवान कृति के रूप में कार्य करती है। तो हम सब लिख सकते हैं इस चीज को कि ये सभी कलाकृतियां, ये सभी कलाकृतियां हमें बीते युग के बारे में या बीते युगों की कहानी के बारे में या कहानी के पुनर्निर्माण में, पुनर्निर्माण में काफी महत्वपूर्ण योगदान देती है, योगदान देती है या प्रदान करती है, ठीक है। ये बात रही हमारे ऐतिहासिक स्रोतों की थोड़ी सी। लेकिन बात करें पुरातात्विक स्रोत, यही पे आगे डालिए, आगे हेडिंग पुरातात्विक स्रोत। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? जी नवीन भैया, पुरातात्विक स्रोत की जो ताम्रपत्र की जो आप बात कर रहे हो, देखो यहां मैंने लिखा भी है ऐतिहासिक पत्र, ठीक है। ऐतिहासिक पत्र में आपके जो ताम्रपत्र लेख थे, जो ये सब उसी में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो यहां तक सबका क्लियर है भैया अच्छे तरीके से? आगे कंटिन्यू किया जाए। यहां से आगे कंटिन्यू किया जाए। तो आगे डालिए पुरातात्विक स्रोत। अब ये पुरातात्विक स्रोत होता क्या है, तो इसमें लिखिए आप लोग, जल्दी जल्दी नोट डाउन कीजिए। कोशिश करना है कि चैप्टर आज खत्म हो जाए, क्योंकि ये क्लास आप लोगों की 11 बजे तक रहेगी, ठीक है। 11 बजे से 15 मिनट का गैप रहेगा, उसके बाद फिर 11:15 से पॉलिटी की स्टार्ट कर दी जाएगी। तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत लिखिए कि भारत के प्राचीन, भारत के, देखो भैया जो एनसीईआरटी एनबीटी की है ये इसलिए लिखवाई जा रही है
आप लोगों को मेंस में आंसर राइटिंग में जो काफी मदद करने वाली है। ठीक है, तो प्राचीन निवासियों ने भारत के प्राचीन निवासियों ने अपने पीछे अपने पीछे असंख्य संख्या में अपने पीछे असंख्य संख्या में भौतिक अवशेष छोड़े थे या भौतिक अवशेष छोड़े हैं। भौतिक अवशेष भौतिक अवशेष छोड़े हैं। अब ये जो भौतिक अवशेष छोड़े, तो इनसे हम लोगों को क्या सहायता मिली? तो हम लोग कह सकते हैं कि जो भौतिक अवशेष छोड़े, जो जो सांस्कृतिक विकास के जो सांस्कृतिक विकास के सांस्कृतिक विकास के कालानुक्रमिक क्रम में या कालानुक्रमिक क्रम को विकास के कालानुक्रमिक विकास को विकास को स्थापित करने में विकास को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो भौतिक अवशेष थे, जो भौतिक अवशेष थे और इनका जब अध्ययन किया गया, तो इसके अध्ययन से जो पुरातन का क्षेत्र था, उस पुरातन के क्षेत्र के माध्यम से हम लोग कह सकते हैं इनको काफी सुगम बनाया गया, इनको आसान बनाया गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इन भौतिक अवशेषों के भौतिक अवशेषों के अध्ययन को अध्ययन को पुरातत्व के क्षेत्र में या पुरातत्व के क्षेत्र के माध्यम से क्षेत्र के माध्यम से सुगम बनाया गया है, यानी कि आसान बनाया गया है। ठीक है, यहाँ जो हमने एक शब्द यूज किया, वर्ड पुरातत्व, ये पुरातत्व होता क्या है वो भी लिख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे। पुरातत्व होता क्या है? ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं यह एक वैज्ञानिक क्या है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं भाई? जो पुरातत्व है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? कोई भी, यह एक वैज्ञानिक अनुसंधान है जो हमें जो हमें प्राचीन टीलों की जो हमें
प्राचीन अवशेषों या या टीलों की क्रमिक परतों की व्यवस्थित रूप से खुदाई करने की अनुमति देता है। टीलों की क्रमिक परतों की खुदाई करने की अनुमति देता है। या सहयोग करता है या योगदान देता है। या योगदान करता है। अतः अतः इसके द्वारा खोजी गई कलाकृतियों के आधार पर पिछली सभ्यताओं के भौतिक जीवन में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। अब यहां एक पॉइंट बना के आगे लिखिए, उसी में जो हम लोग लिख रहे थे पुरातात्विक स्रोत, उसी में लिखिए उत्खनन की जब बात आती है तो उत्खनन के महत्व के उदाहरण की हम लोग बात करें। उत्खनन के महत्व का उदाहरण हड़प्पा उत्खनन से प्राप्त निष्कर्षों से मिलता है। कैसे मिलता है? हड़प्पा से जो उत्खनन हुए, लिख सकते हो उत्खनन के महत्व का उदाहरण हड़प्पा उत्खनन से प्राप्त होता है। हड़प्पा उत्खनन से प्राप्त निष्कर्षों से होता है। जिनमें या जिसमें प्राचीन निवासियों की बस्तियों के परत या अवशेष घरों की संरचना यानी कि किस तरीके के घर बनाए जाते थे, कच्चे घर थे या पक्के घर थे, तो उससे हम लोगों को उनकी आर्थिक व्यवस्था का पता चलता है, जो आर्थिक स्थिति थी। मिट्टी के बर्तन, औजार
औजार तथा शवाधान या शवाधानों के साथ दफनाई गई दफनाई गई अन्य वस्तुएं दफनाई गई अन्य वस्तुएं दफनाई गई अन्य वस्तुएं शामिल होती हैं। अतः जिससे मेगालिथ का विकास हुआ, जिससे क्या हुआ, मेगालिथ का विकास हुआ। और ये मेगालिथ क्या था, ये आप लोगों को जब पढ़ाया था उसमें आप लोगों को मैंने बताया कि मेगालिथ के बारे में आप लोगों को बताया, ठीक है ना। कि मेगालिथ मेगालिथ क्या है? मैं इसको कहते हैं वो आप लोगों को आप लोगों को एनसीईआरटी का दूसरी चीज, इससे मेगालिथ का विकास हुआ और कुछ ऐसा भी था, बड़ी बड़ी पत्थरों की संरचनाएं थी जिन्हें हम लोग अभिलेख शिलालेख कहते हैं, वो दफन स्थलों के रूप में हो, स्मारक स्थलों के रूप में हो। तो वो सब क्या करती है, वो सब हम लोगों को सहायता देती है किसमें, जो प्रागैतिहासिक संस्कृतियां थी उनके काफी मूल्यवान जो सबूत थे उनको पेश करती है। यानी जो सबसे प्रारंभिक मानव हुआ उसके द्वारा रचनाएं बनाई, उन सब के रूप में वो हमें आज भी कहीं न कहीं के रूप में देखने को मिल। तो कुछ हमारे प्रारंभिक या प्रमुख पुरातात्विक स्थल हुए और जहां उनकी खोज की गई, कुछ साक्ष्यों की जहां से खोज की। तो यहाँ तक पहले मुझे बताइए कि किसी को डाउट, किसी को कैसा भी, यहाँ तक सभी का क्लियर है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? आगे कंटिन्यू किया जाए। चलिए आगे डालिए टॉपिक के प्रमुख प्रमुख पुरातात्विक स्थल और उनकी खोज। प्रमुख प्रमुख पुरातात्विक स्थल तथा उनसे संबंधित उनसे संबंधित महत्वपूर्ण खोज उनसे संबंधित महत्वपूर्ण खोज। तो इधर आप लोग क्षेत्र डाल दीजिए,
क्षेत्र और यहां डाल दीजिए खोज। एक साइड में क्षेत्र और एक साइड में खोज डाल दीजिए। तो सबसे पहले नंबर 1 डालें आप इसमें नर्मदा घाटी। और मैंने बताया कि यहाँ केवल एनसीईआरटी स्तर से बात की जाएगी, लेकिन एनसीईआरटी उस स्तर से करवाई जाएगी एनबीटी की कि मेंस में आप लोगों को हेल्प करे। तो नर्मदा घाटी, और यहां से जो खोज हुई तो जो लिख सकते हो यहाँ पे प्रारंभिक शिकार के साक्ष्य, प्रारंभिक शिकार तथा एकत्रित समुदाय, एकत्रित समुदाय के साक्ष्य। क्योंकि आप लोगों को बताया था एनसीईआरटी के अंतर्गत जो है कि जो नर्मदा घाटी थी वहां से हम लोगों को जो है क्या मिला था, गांव यानी कि समुदाय, लोग समूह बना करके रहना स्टार्ट किए थे। उस चीज के साक्ष्य मिले थे। लोग समूह में रहना जब स्टार्ट किए तो उसके जो साक्ष्य हम लोगों को प्राप्त हुए थे वो कहां से हुए थे, नर्मदा घाटी से। नंबर 2 डालिए विंध्य के उत्तर में, विंध्य के उत्तर क्षेत्र में। तो आपको एनसीईआरटी में यह भी बताया गया था कि जो विंध्य का क्षेत्र था वहां सबसे पहले चावल की खेती की गई थी, चावल की खेती के साक्ष्य मिले। तो यहां आप लोग लिख सकते हो कि भारत में सबसे पहले चावल यही उगाया गया था। भारत में सबसे पहले, भारत में सबसे पहले चावल यही उगाया गया था। यही उगाया गया था। कहां पर, विंध्य के उत्तर में। ठीक है। नंबर 3 डालिए उत्तर पश्चिम सुलेमान और किरथर पहाड़ियां। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां, और किरथर की पहाड़ियां। ठीक है। नेहा दीदी, यहां से जो साक्ष्य मिले थे वो केवल विंध्य के उत्तर के क्षेत्र में कोई जगह नहीं थी, पूरे क्षेत्र में वहां पे देखा जाए तो चावल के साक्ष्यों के प्रमाण यहां से मिले थे कि विंध्य के क्षेत्र में यहां पर चावल सबसे पहले उगाया गया। ठीक है। भैया कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट में डाल दीजिए, सभी लोग यहाँ पे पता तो चले कौन कौन क्लास कर रहा है कंटिन्यू। तो उत्तर पश्चिम की जो सुलेमान और जो किरथर की पहाड़ियां थी वहां से हम लोग बात करें तो सबको पता होगा, बताया था कि गेहूं और जौ लगभग 8,000 साल पहले यहाँ पे सबसे पहले उगाया गया। तो लिख सकते हो गेहूं गेहूं और जौ की फसलों का जौ की फसलों के उत्पादन के साक्ष्य जो कि 8,000 साल पहले के थे, जो कि 8,000 साल पूर्व के थे। ठीक है। 8,000 साल पूर्व के थे। आगे 4th नंबर डालिए मगध। और मगध के बारे में भी आप लोगों को बताया गया था।
भारत का पहला साम्राज्य था जो सबसे पहले स्थापित हुआ? भारत का पहला विशाल साम्राज्य स्थापित हुआ। स्थापित हुआ। ठीक है, आगे फिफ्थ नंबर डालिए इसमें। गारो की पहाड़ियां। गारो की पहाड़ियां। और गारो की पहाड़ियों की बात करें तो गारो की पहाड़ियों से हम लोगों को क्या मिला था? आप लोगों को एनसीईआरटी में बताया गया था, तो मुझे बताइए कि गारो की पहाड़ियों से क्या साक्ष्य मिला, जल्दी से। आप लोगों को उस दिन एनसीईआरटी में हम लोगों ने पढ़ाया, तो गारो की पहाड़ियों में मुझे बताइए कि क्या मिला। सभी को आवाज आ रही है? जल्दी से बताइए कि गारो की पहाड़ियों से हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ। गारो की पहाड़ियों से हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ? जल्दी। और धाम के साक्ष्य, और कोई? बाकी लोग कहाँ गए? और जो भैया बाकी के लोगों ने नहीं पढ़ा था, जो उसने पढ़ाया था आप लोगों को, कि गारो की पहाड़ियों से हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ? आप लोग सोचिए, ऐसे पढ़ोगे कि आप लोगों को बिल्कुल भी याद नहीं है कुछ भी, तो कैसे काम चलेगा बताइए। ऐसे कैसे काम चलेगा बताइए। तो सबको पता है तो इतना लेट क्यों करते हो आंसर जो है? तो गारो की पहाड़ियों से हम लोगों को क्या मिला? धान की खेती के साक्ष्य। धान की खेती के साक्ष्य। अच्छा, छठा नंबर डालिए। सिंधु और उसकी सहायक नदियां। सिंधु और उसकी सहायक नदियां। और सबको पता है कि सिंधु और जो उसकी सहायक नदियां थी, वहां से क्या मिला? वहां से हम लोग कह सकते हैं कि जो आरंभिक शहर थे, उनका विकास जो हुआ, या ऐसे लिख दीजिए, 4700 वर्ष पहले, 4700 वर्ष पहले आरंभिक शहरों के विकास के साक्ष्य।
आरंभिक नगरों के विकास के साक्ष्य तथा प्रारंभिक कृषि के साक्ष्य तथा प्रारंभिक कृषि के साक्ष्य प्रारंभिक कृषि के साक्ष्य। अगला नंबर डालिए, 7वां नंबर, गंगा घाटी। गंगा घाटी और आप लोगों को बताया गया था गंगा घाटी जो थी, इसके किनारे पर शहरों का विकास हुआ लगभग 2500 साल पहले। ठीक है, तो किसके साक्ष्य मिले थे यहां से हमें जो, तो हम लोग लिख सकते हैं भारतीय उपमहाद्वीप के पहले के साक्ष्य। उपमहाद्वीप के पहले विकसित शहर। ये क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है, एक बार कमेंट तो करके डाली, तो कौन कौन है क्लास में पता तो चलना चाहिए। जो कि 2500 वर्ष पूर्व 2500 वर्ष पूर्व ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप के पहले विकसित शहरों के साक्ष्य जो कि 2500 वर्ष पूर्व विकसित हुए। नेहा दीदी, श्रद्धा, नवीन भैया, कृष्णा भैया, अबुशम, बस यही लोग हैं। और समझ में तो आ रहा है यहाँ तक सभी का क्लियर? आगे बढ़े। देखो जहां डाउट होगा क्लियर करते चल साथ में ही, ठीक है ना? बोल नहीं पा रहे हो वो लेकिन डाउट जो भी हो कमेंट सेक्शन में दीजिए, पूरा डाउट क्लियर होगा। ठीक है ना, इसलिए मैं दूसरे डिवाइस में भी लॉगिन करके बैठा, वेट पड़ गया। आगे डालिए, टीले 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 सतह पर टीले सतह गोलाकार गुंबद होते हैं। एक गोलाकार गुंबद के रूप में आकार होते हैं।
जो कि जो कि पिछली सभ्यताओं के बारे में, जो कि पिछ या पिछली सभ्यताओं की, ऐसे करिए, पिछली सभ्यता हटाइए यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ पे ऐसे करिए आप लोग कि पिछली सभ्यता की, पिछली सभ्यताओं की गतिविधियों दिखाते हैं, गतिविधियों की झलक दिखाते हैं, तथा तथा महान सांस्कृतिक उपलब्धियों के संकेत भी प्रदर्शित करते हैं, तथा महान सांस्कृतिक उपलब्धियों महान सांस्कृतिक उपलब्धियों के संकेत भी प्रदर्शित करते हैं। हम लोग कह सकते हैं, अगर देश भर के, दुनिया भर के जो और वो साक्ष्य दफन हो चुके थे, तो उनके जो ऐतिहासिक है उनका एक बहुत में मौजूद है। तो लिख सकते हो कि देश बिखरे हुए देश भर में बिखरे दफन अवशेषों बिखरे अवशेष या अवशेषों का, ऐसे दफन अवशेषों में इन ऐतिहासिक अवशेषों के या अवशेषों में इन ऐतिहासिक अवशेषों का इन ऐतिहासिक अवशेषों का बड़ा हिस्सा मौजूद है। बड़ा हिस्सा मौजूद है। आगे देखिए कि विभिन्न प्रकार के टीले विभिन्न प्रकार के टीले एक ही संस्कृति, एक ही संस्कृति, बहुसंस्कृति, एक ही संस्कृति, बहुसंस्कृति और विभिन्न विभिन्न प्रमुख और छोटी सांस्कृतिक सभ्यताओं की अंतर्दृष्टि प्रकट करते हैं। छोटी सांस्कृतिक छोटी सांस्कृतिक
सांस्कृतिक सभ्यताओं की अंतर्दृष्टि प्रकट करते हैं। अंतर्दृष्टि प्रकट करते हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो हमारे देश में, या हम लोग कहें कि अवशेषों के रूप में जो टीले देखने को मिलते हैं, गोलाकार गुंबद के रूप में हम लोगों को देखने को मिलते हैं। और इन टीलों में क्या है कि जो हमारी पिछली सभ्यताएं जो विकसित हुई थी, उन सब पिछली सभ्यताओं की जो गतिविधियां थी, क्या क्या उन सभ्यताओं में हुआ, तो इन टीलों में वो दब गई। जब उनके अवशेष बन गए तो वो सब चीजें हमें टीलों के रूप में देखने को मिलती हैं। क्या महान संस्कृतियां उपलब्ध की उन सभ्यताओं ने, उन सब के बारे में पता चलता है। और हमारे पूरे देश भर में जो अवशेष फैले हुए थे, जिनको दफन किया गया, तो वो भी यानी कि ऐतिहासिक अवशेषों के रूप में इन टीलों में हमें मौजूद हैं, और वो सब देखने को मिलते हैं। और ऐसे भी टीले थे जिनमें केवल एक ही संस्कृति देखने को मिली। ऐसे भी टीले थे कि जिनमें बहुसंस्कृति, यानी कि एक टीले के अंदर कई प्रकार की संस्कृतियां दफनाई गई। और विभिन्न प्रमुख और छोटी सांस्कृतिक जो सभ्यताएं थी, उन सब के बारे में विस्तृत जानकारी या काफी सटीक जानकारी हम लोगों को टीलों से भी प्राप्त हो जाती है। अब इन टीलों की खुदाई हुआ करती थी, उत्खनन। तो लिख सकते हो कि इनका उत्खनन या तो ऊर्ध्वाधर या तो ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज भी हो सकता है, या क्षैतिज भी हो सकता है, क्योंकि ये भी अलग अलग पहलू हैं, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। क्योंकि ऊर्ध्वाधर जो खुदाई होती है, लिख सकते हो कि ऊर्ध्वाधर खुदाई से हम लोगों को क्या पता चलता है कि जो संस्कृति जो दफनाई गई, समय समय पर उसका क्या अनुक्रम था, यानी कि उसका एक सही कालानुक्रम हम लोगों को देखने को मिल जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ऊर्ध्वाधर खुदाई से संस्कृतियों का संस्कृतियों का समय के अनुसार समय के अनुसार सही अनुक्रम देखने को मिलता है। सही अनुक्रम देखने को मिलता है, या सही अनुक्रम की जानकारी मिलती है। यहां तक क्लियर सभी का? यहां तक सभी का क्लियर है? कोई डाउट किसी को? यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट नहीं है ना किसी को? आगे डालिए स्मारक। आगे डालिए स्मारक। भैया जो पॉइंट आप लोगों का लेफ्ट हुआ है, जो छूट गया है, बाकी आपको रिकॉर्ड लेक्चर जब डाल दिया जाएगा तो उससे आप लोग कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो आगे डालिए स्मारक। स्मारक
इसमें फर्स्ट पॉइंट बना के लिखिए, इमारत या इमारतों, इमारतों, मंदिरों, इमारतों, मंदिरों, मूर्तियों, मूर्तियों तथा मिट्टी के बर्तनों सहित, तथा मिट्टी के बर्तनों सहित स्मारक, स्मारक प्राचीन काल के बारे में, जो स्मारक हैं वो सभी के सभी प्राचीन काल के बारे में मूल्यवान, मूल्यवान और ठोस कह सकते हो, प्रमाणिक कह सकते हो, और प्रामाणिक ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करने वाले प्रमुख पुरातात्विक स्रोतों के रूप में कार्य करते हैं या योगदान देते हैं। लिख सकते हैं प्रामाणिक ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करने वाले ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करने वाले प्रमुख प्रमुख पुरातात्विक स्रोतों के रूप में प्रमुख पुरातात्विक स्रोतों के रूप में योगदान देते हैं, योगदान देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखिए, सेकंड पॉइंट, कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से सांस्कृतिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण ये संरचनाएं महत्वपूर्ण ये संरचनाएं उस समय के उस समय के लोगों के सामाजिक जीवन, लोगों के सामाजिक जीवन, धार्मिक विश्वास, धार्मिक विश्वास और ज्ञान पर पर्याप्त जानकारी देती है, पर्याप्त जानकारी देती है। क्योंकि देखिए, स्मारक की जब बात की जा रही है तो मैंने बताया कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अगर इमारतों को देखोगे, सॉरी स्मारकों को देखोगे, मॉन्यूमेंट्स को देखोगे, तो लोगों का सामाजिक जीवन क्या था, यानी कि वो समाज को लेकर के स्मारक बनवाया करते थे। धार्मिक विश्वास कितना प्रबल था उन लोगों का, किस चीज में, किस धर्म में या किस धर्म के प्रति अपना जीवन समर्पण किया हुआ था उन लोगों ने।
किस तरीके का धार्मिक जीवन बनाया हुआ था, विश्वास बनाया हुआ था, और उस विश्वास को लेकर के ही उन लोगों ने जो स्मारक बनवाए, तो उसके बारे में पता चलता है। यह ज्ञान की बात आती है, क्योंकि जिस धर्म में वो विश्वास करते थे उसके प्रति ज्ञान कितना था, और उस ज्ञान को लेकर के उन लोगों ने किस तरीके से उन सभी स्मारकों को संरचनाएं दी, तो उन सब के बारे में पर्याप्त जानकारी इनसे मिलती है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि मंदिर, मंदिर, किले, किले, महल, महल, स्तूप, स्तूप, तथा मठ, मठ जो हुआ करते थे, मठ, ये सभी, ये सभी अतीत को जीवंत करते हैं, अतीत को क्या करते हैं, जीवंत करते हैं। यानी कि उन सभी घटनाओं को ये ताजा करते हैं, रूबरू कराते हैं उन सभी चीजों से। तो क्या करते हैं, जीवंत करते हैं, और हमें, और हमें हमारे प्राचीन इतिहास से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और हमें हमारे, हमारे प्राचीन इतिहास से, हमें हमारे प्राचीन इतिहास से जोड़ने में, जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे लिख सकते हो, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, कालीबंगा, लोथल, तथा तक्षशिला, तक्षशिला इत्यादि में उत्खनन से, उत्खनन से अज्ञात, अज्ञात ऐतिहासिक खोजें सामने आई। सामने आई। तो ये था स्मारक के बारे में। सभी का क्लियर स्मारक, सभी का क्लियर है ना? स्मारक सभी का क्लियर हो गया। किसी को कोई डाउट? नवीन भैया, आगे डालिए खंडहर। लिखिए खंडहर।
जीर्ण शीर्ण यानी कि जीवित और नष्ट होने वाली बात है जीर्ण शीर्ण जो है। तो जीर्ण शीर्ण इमारतें या शहरों के अवशेष या शहरों के अवशेष या हम लोग कह सकते हैं कि अतीत में प्रचलित सामाजिक अतीत में प्रचलित सामाजिक आर्थिक आर्थिक और धार्मिक और धार्मिक स्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। ये जो कह रहा है कि जीर्ण और शीर्ण यानी कि जो खंडहर मौजूद हैं वो या जो नष्ट हो चुके हैं वो, ठीक है, उन सब के बारे में जानकारी हम लोगों को मिलती है किससे, खंडहरों से। और जो नष्ट हो गए हैं उनका तो पता नहीं चल पाया, लेकिन फिर भी कुछ अवशेषों से पता चल भी पाया है। और जो जीवंत हैं उनके बारे में तो पता चल ही गया है कि उनकी आर्थिक स्थिति क्या थी, क्या धार्मिक थी, क्या सामाजिक स्थिति थी, क्योंकि ये सब चीजें जो हैं इन्हीं परिस्थितियों पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, आगे डालिए। मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन, इसमें लिखिए कि मिट्टी के बर्तन मिट्टी के बर्तन संस्कृति और सभ्यता के संस्कृति और सभ्यता के प्रसार को निर्धारित करने वाले महत्वपूर्ण पुरातात्विक सूत्र हैं। सभ्यता के प्रसार, उसके विकसित होने वाले चरण को, तो प्रसार को निर्धारित करने वाले महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत हैं। पुरातात्विक स्रोत हैं क्योंकि अगर देखा जाए कब से, प्रागैतिहासिक काल से कहाँ तक, ऐतिहासिक काल तक। तो लिखिए प्रागैतिहासिक काल से लेकर के प्रागैतिहासिक काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक। ऐतिहासिक काल तक ऐतिहासिक काल तक चित्रित धूसर मृदभांड चित्रित धूसर मृदभांड, ठीक है, और उत्तरी काले पॉलिश मृदभांड, काली पॉलिशदार मृदभांड
जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, याद रखिएगा, NBPW। तो पॉलिशदार नदभांड जो कि जो कि विभिन्न विभिन्न युगों के बारे में संकेत देते हैं। युगों के बारे में संकेत देते हैं, क्योंकि प्रत्येक युग में अलग अलग तरीके से बर्तनों का यूज किया गया। कभी काली मिट्टी के बर्तन थे, तो कभी चित्रभूषण मृदभांड थे, कभी काली पॉलिशदार मिट्टी के जो बर्तन थे वो थे, कभी नक्काशीदार बर्तन थे, चित्रकारी के बर्तन थे। तो वो एक अपने अपने युग में अपने अपने टाइम पे इनका अलग अलग महत्व संकेत देते हैं। और इतिहास के पुनर्निर्माण में और इतिहास के पुनर्निर्माण में पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है। क्लियर यहां तक? यहां तक क्लियर सभी का? आगे डालिए सिक्के। अब सिक्कों का भी बहुत अच्छा महत्व रहा इतिहास में। इसमें लिखिए आप लोग, फर्स्ट पॉइंट, सिक्के फ्लैट डिस्क या आधिकारिक टिकटों वाले टिकटों वाले धातु के टुकड़े है ना, धातु के टुकड़े जैसे चादर टाइप हुआ करती थी, उनसे जो सिक्के ढाले जाते थे, उन सब की बात यहाँ हो रही है। और जिस साम्राज्य ने चलाए, तो टुकड़े इतिहास का अध्ययन करने के लिए महत्वपूर्ण कलाकृतियों के रूप में काम करते हैं। टुकड़े इतिहास का अध्ययन करने के लिए अध्ययन करने के लिए महत्वपूर्ण कलाकृतियों के रूप में
काम करते हैं। आगे लिखिए। तांबे, चांदी, सोने या शीशे से बने या शीशे से बने प्राचीन प्राचीन भारतीय सिक्के प्राचीन भारतीय सिक्के जिनमें जिनमें पंच्ड मार्क्ड कॉइन्स या आहत सिक्के शामिल हैं या आहत सिक्के शामिल हैं जो कि जो कि मुद्रा शास्त्र के अध्ययन के माध्यम से जो कि मुद्रा शास्त्र के अध्ययन के माध्यम से अध्ययन के माध्यम से भारतीय इतिहास के भारतीय इतिहास के विभिन्न पहलुओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। आगे पॉइंट बना के लिखिए। सेकंड पॉइंट, ये चांदी और तांबे से बने चांदी और तांबे से बने अनियमित आकार के सिक्के अनियमित आकार के सिक्के कभी कभी वर्गाकार वर्गाकार या आयताकार आयताकार हुआ करते थे जो कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के या छठी और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के जो कि छठी और दूसरी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के ईसा पूर्व के और ये भी लिख दीजिए नेक्स्ट पॉइंट बना के
प्राचीन भारत में आप लोगों को ये तो पता है कि प्राचीन समय में कोई बैंकिंग प्रणाली नहीं हुआ करती थी। जैसे आज के टाइम पीरियड में जैसे हम लोग अपना जो पैसा है वो अपने सेविंग अकाउंट में हुँ? या बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। तो पहले ये सब सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। तो लोगों के मन में एक डर रहता था संपत्ति का, संपत्ति खोने का। तो उस डर को दूर करने के लिए उन्होंने एक अलग पद्धति अपनाई हुई थी। तो वो लोग अपने धन को सुरक्षित कैसे रखते थे? तो हम लोग कह सकते हैं कि प्राचीन भारत में ये जो आकृति मैंने बताई ना, लिखा भी है कि अनियमित आकार के सिक्के, उनका कोई आकार नहीं था। गोल भी हो सकते थे, ठीक है ना, वर्गाकार भी हो सकते थे, आयताकार भी हुआ कर सकते थे। तो पहले लिख दिया है कि बने अनियमित आकार के सिक्के, ठीक है। तो प्राचीन भारत में बैंकिंग प्रणाली के अभाव में, प्राचीन भारत में बैंकिंग प्रणाली के अभाव से, बैंकिंग प्रणाली के अभाव से लोग अपनी संपत्ति, अपनी संपत्ति मिट्टी के बर्तनों, मिट्टी के बर्तनों और पीतल के बर्तनों में रखते थे। और पीतल के बर्तनों में रखते थे। आगे पॉइंट लिखिए कि ऐसे कई भंडारों की खोज की गई है, ऐसे कई भंडारों की खोज की गई है, खोज की गई है जिनमें न केवल जिनमें न केवल भारतीय सिक्के हैं, भारतीय सिक्के हैं, बल्कि भारत के विभिन्न हिस्सों में पाए जाने वाले, भारत के विभिन्न हिस्सों में पाए जाने वाले रोमन साम्राज्य के सिक्के भी शामिल हैं। रोमन साम्राज्य के रोमन साम्राज्य के सिक्के भी शामिल हैं। आगे लिखिए इसी में सिक्के, सिक्के आर्थिक इतिहास के बारे में, सिक्के आर्थिक इतिहास के बारे में, आर्थिक इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे विनिमय के माध्यम के रूप में काम करते थे। क्योंकि वे विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करते थे। ठीक है ना? उनसे पता चलता है कि उस समय की आर्थिक स्थिति क्या थी, क्योंकि जो लेन-देन हुआ करता था, क्रय-विक्रय हुआ करता था, उन्हीं सिक्कों से हुआ करता था और सिक्के की क्या वैल्यू थी, कौन-सी धातु उनमें प्रयोग की जा रही है, तो उन सभी चीज़ों को, उन सभी मुद्दों को देखते हुए हम लोग आर्थिक परिस्थिति के बारे में उन सब चीज़ों से अनुमान लगा सकते थे। आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, नेगामा। नेगामा शब्द या नेगामा शब्द वाले कुछ सिक्के, नेगामा शब्द वाले कुछ सिक्के शासकों की अनुमति से शासकों की अनुमति से व्यापारियों और शिल्पकारों के व्यापारियों और शिल्पकारियों व्यापारियों और शिल्पकारियों के के संघों के संघों द्वारा जारी किए गए थे। जारी किए गए थे जो शिल्प और वाणिज्य जो शिल्प और वाणिज्य के प्रभाव को दर्शाते थे। वाणिज्य के प्रभाव को दर्शाते थे तथा सिक्के राजाओं राजाओं देवताओं राजाओं देवताओं और और धार्मिक प्रतीकों भी दर्शाते थे। धार्मिक प्रतीकों को भी धार्मिक प्रतीकों को भी दर्शाते थे जो कि उस समय की कला और धर्म पर प्रकाश डालते हैं। कला और धर्म पर प्रकाश डालते हैं। प्रकाश डालते हैं। ये तो बात हो गई आप लोगों की सिक्कों की। सिक्कों का ये महत्व था। ठीक है, तो आज के लिए यही पेंड करेंगे। जो कल का टॉपिक स्टार्ट होगा आप लोगों का यहाँ से, वो होगा भारत में सिक्कों का विकास। भारत में सिक्कों का विकास इस तरीके से होगा। भारत में सिक्कों का विकास। तो यहां तक सभी का क्लियर है?
यहां तक सभी का क्लियर है ना? ठीक है, तो इसके बाद जो क्लास होगी पॉलिटी की आप लोगों की 11:15 पे स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, 11:15 पे आप लोगों की पॉलिटी का जो सेकंड चैप्टर है वो क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और इसका जो लेक्चर है वो आप लोगों को मॉर्निंग में अपडेट कर दिया जाएगा, एप्लीकेशन पर भी और यूट्यूब पर भी आप लोगों को लेक्चर ये मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर, तब तक आप लोग फ्री हो जाइए, अपना जो भी खाना खाना है खाना खा करके फ्री हो जाइए। सेकंड क्लास 11:15 पे स्टार्ट कर दी जाए।